नमो बुद्धाय दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस वर्ण व्यवस्था को हम सदियों पुराना मानते हैं, क्या मौर्य काल में उसका कोई अस्तित्व था? मेगस्थनी जो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था, उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में भारत का जो विवरण दिया है, वह आज के प्रचलित इतिहास से बिल्कुल अलग है। आज हम इस वीडियो में सबूतों के साथ देखेंगे कि इंडिका के अनुसार मौर्य काल में कोई वर्ण व्यवस्था थी या नहीं। इतना ही नहीं, हम एक और चौंकाने वाले तथ्य पर बात करेंगे कि इंडिका के विवरण में बुद्ध के अलावा किसी अन्य देवी देवता का जिक्र क्यों नहीं मिलता। क्या वे सभी बाद में, यानी बाद के काल में पैदा हुए? चलिए इतिहास की परतों को खोलते हैं और सच को करीब से जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज इंडिका के पन्ने आपके सोचने का नजरिया बदल देंगे। भारत और भारतीयों में जाति प्रथा इस कदर हावी है कि अनेक लोग उसके नाम से नहीं बल्कि अपनी जाति के नाम से जाने जाते हैं। भारत की तो बात छोड़ें, विदेशों में दशकों तक बसने के बाद भी भारतीय अपनी जाति की ऊंच या नीच होने की भावना से ग्रस्त और त्रस्त रहते हैं। कोई भी भारतीय चाहे किसी धर्म का मानने वाला हो, इस रोग से पीड़ित जरूर है। हिंदुओं के तो सभी धर्म ग्रंथ इसी रोग को फैलाने में लगे हैं। लेकिन एक पिता एकस के हम बारिश का नित्य पाठ पढ़ाने वाले सिख भी इस रोग से अछूते नहीं रह पाए हैं। पूरी दुनिया को एक अल्लाह, एक गॉड की संतान कहने वाले मुस्लिम और ईसाई धर्म भी भारत में आकर इस रोग से ग्रस्त हो चुके हैं। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र इतिहासकार हैं जिन्होंने इस रोग की जड़ तक जाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी कृति को भी उनकी जाति की तरह अछूत करार देकर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के सिलेबस से बाहर रखा गया। मात्र गीदड़ हुकनी करने वाले महान इतिहासकारों की घिसी पिटी थ्योरियां ही विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती हैं कि आर्य गोरे चिट्टे, लंबे कद और लंबी नाक वाले होते थे। वे घोड़ों पर सवार होकर आए, सिंध साम्राज्य नष्ट किया, यहाँ की मूल निवासी मार दिए और भारत को आर्यावर्त बना दिया। हारने वाले शूद्र, लड़ने वाले क्षत्रिय और खेती करने वालों को वैश्य बना दिया। अगर आर्य गोरे चिट्टे थे तो ब्रह्मा को छोड़कर उनके बाकी सारे भगवान काले क्यों हैं? विद्वान इतिहासकार इस प्रश्न को उठाने का प्रयास ही नहीं करते, बहाना करते हैं यह तो धर्म का विषय है। यह धर्म का नहीं, इतिहास का सवाल है कि गोरे ब्राह्मणों ने कालों को अपना भगवान क्यों और कब माना। भारतीय जाति व्यवस्था पर मेगस्थनीज द्वारा लिखित इंडिका शायद पहला दस्तावेज है। मेगस्थनीज ने इंडिका में चौंकाने वाले तथ्य उजागर किए हैं। आश्चर्य की बात है कि उन्होंने उनके समकालीन लेखकों में से किसी ने भी भारत में वर्ण व्यवस्था होने की बात नहीं की। उस समय के किसी भी लेखक ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण होने की बात ही नहीं की। मेगस्थनीज से तो 100 साल बाद सम्राट अशोक ने शिलालेख लिखवाए, लेकिन वहां भी किसी वर्ण का नाम नहीं है। इसके विपरीत मेगस्थनीज ने समाज में व्यवसाय के आधार पर 7 प्रकार के लोग होने की बात कही है। पहले, दार्शनिक अथवा मौसम की भविष्यता करने वाले, विभिन्न धार्मिक कार्य करना, मौसम, बारिश, सूखे आदि की भविष्यवाणी करना इनका काम होता था। दूसरे, किसान तथा खेत जोतने वाले। यह समूह युद्ध से पूर्णतया बेअसर रहता था। 2 राजाओं में युद्ध होने पर इस समूह को कोई भी राजा परेशान नहीं करता था। सभी भारतीय राजा और सैनिक खेत को उजाड़ना पाप समझते थे। ग्वाले और चरवाहे अथवा पशुपालक, इनका मुख्य काम खेतों को बचाने के लिए जंगली जानवरों, पक्षियों और कीड़े मकोड़ों को मारना भगाना होता था। चौथे, कारीगर या शिल्प, इनका मुख्य काम खेती और युद्ध के औजार बनाना, सड़क तथा भवन निर्माण करना होता था। पांचवें, सिपाही और सैनिक, देश की रक्षा और प्रतिरक्षा का जिम्मा इनका होता था। निरीक्षक और जांचकर्ता, ये 6वां समूह था या वर्ग था। ये 6वां वर्ग था। कर उगाही, सरकारी कर्मियों में ईमानदारी तथा सरकारी आदेशों को पालना सुनिश्चित करना तथा जनता की भावना से राजा शासन को अवगत कराना इनका मुख्य काम होता था। 7वें, न्यायाधीश और सलाहकार,
यह लोग गिनती में सबसे कम लेकिन सर्वाधिक सम्मान पाने वाले व्यक्ति होते थे। यह लोग राजा को नीति निर्धारण में सहायता करते थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि किसी समूह के व्यक्ति को दूसरे समूह में शादी करने की मनाही थी। विशेषकर किसान, पशुपालक, कारीगर वर्ग को अपने पिता का ही काम करने के लिए कहा जाता था ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी से उनके काम में निपुणता आई है वह कायम रहे। नए आदमी को काम सिखाने में समय धन दोनों बर्बाद होते थे। जायसवाल जैसे वैज्ञानिक इतिहासकार मेगास्थनीज की उपरोक्त विभाजन से सहमत नहीं होते, बल्कि दावा करते हैं कि वर्ण व्यवस्था तो सनातन है अथवा बुद्ध काल से पहले विद्यमान थी। उनका कहना है कि मेगास्थनीज ने अपने देश के नजरिए से भारत की जाति व्यवस्था को देखा और उसी प्रकार विभाजन किया। सीधा सा सवाल है कि अगर मेगास्थनीज ने अपने देश के अनुरूप भारत के समाज का विभाजन किया तो क्या कोई भी जायसवाल सरीखा लेखक अमेरिका, इंग्लैंड या जर्मनी में जाकर अपनी पुस्तक में वहां के समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अछूत वर्ग में बटा हुआ दिखा सकता है? क्या वह दिखा सकता है कि जैसे भारत में ब्राह्मण वर्ग के लोग ही पुरोहिताई कर सकते हैं, वैसे ही वहां जोन, जॉर्ज या जाति का कोई गोत्र है जो केवल वहां धर्म स्थल में पुरोहिताई कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते? क्या जायसवाल सरीखा विद्वान वहां जाति दिखा सकता है? क्या यह भी दिखा सकता है कि किसी खास जाति के लोग ही सिपाही बन सकते हैं, कोई अन्य नहीं? जैसे भारत में ब्राह्मण वर्ग के लोग सड़क बुहारते या सीवर साफ करते नहीं मिलते, बल्कि कहीं के उच्च कुल से संबंध रखने वाले मिलते हैं। क्या उपरोक्त देशों में से ऐसे किसी जाति आधारित लोग मिलते हैं जो मात्र जन्म के आधार पर राजपूत अर्थात राजा के पुत्र कहे जाते हैं, या फिर ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेने के कारण पुरोहित होने का दावा कर सकते हैं? क्या जायसवाल जैसा इतिहासकार किसी यूरोपीय अथवा अफ्रीकन देश में जन्म के आधार पर आदमी को सीवर साफ करने का काम देने का कोई उदाहरण दे सकते हैं? किसी विशेष जाति की औरतों को अपने छातियों को निर्वस्त्र रखने का आदेश दिया हो, ऐसा कोई किसी इतिहास में उदाहरण मिलता है सिवाय त्रावणकोर के? शंकराचार्य के 4 मठ स्थापित करने से लेकर अंग्रेजों का शासन स्थापित करने तक क्या कोई जायसवाल जैसा इतिहासकार एक भी उदाहरण दे सकता है कि जब इस देश में कोई अब्राहम लिंकन और लुई पाश्चर बन सका हो? हम यह 2 नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब्राहम लिंकन बचपन से जूते सिलने का काम करते थे और लुई पाश्चर के पिता चमड़ा रंगने का काम करते थे। जायसवाल सरीखे विद्वान कितनी भी उठापटक कर लें, वह इन 2 महापुरुषों को उस देश की अछूत जाति का करार नहीं दे सकते। यहाँ भारत में कितनी भी लिपापोती कर लें, चमड़ा रंगने या जूते सिलने वाली जाति से कभी कोई प्रधानमंत्री नहीं बन पाया है। और तो छोड़ो, जैसे शूद्र शिवाजी का राज तिलक ब्राह्मण गागा भट्ट ने पैर के अंगूठे से किया था, क्या वैसा ही कोई उदाहरण दुनिया के किसी कोने में घटित हुआ बता सकते हैं? क्या जायसवाल सरीखा लेखक दिखा सकता है कि बराक ओबामा जैसे नीग्रो को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाने वाले अंग्रेज ने उनसे हाथ मिलाने की बजाय अपना पैर आगे किया था? जब जाति के आधार पर ये घटनाएं भारत में होती हैं, वह दुनिया में कहीं और नहीं होती, तथा जो दुनिया में बिना जाति के होता है वैसा भारत में नहीं होता, तो यह कहना ही बेवकूफ़ी और धूर्तता है कि मेगास्थनीज ने अपने देश के आधार पर यहाँ की समाज की रचना का बखान किया। ये तथ्य देने का हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि भारत में वर्ण व्यवस्था मेगास्थनीज के समय तक नहीं पनपी थी। मौर्य काल में भी यह व्यवस्था घर नहीं कर पाई थी। सम्राट अशोक के किसी भी शिलालेख में किसी वर्ण व्यवस्था का उल्लेख नहीं होना यह दर्शाता है कि भारतीय उस समय तक इस रोग की पकड़ से बचे हुए थे। ब्राह्मण जरूर बड़ा होने का दावा कर रहे थे, मगर उनकी दाल नहीं गल रही थी। मेगास्थनीज तथा उनके समकालीन लेखकों द्वारा 4 वर्ण की बजाय 7 वर्ग की बात करना भारतीय इतिहास की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना की ओर इशारा करते हैं। 7 वर्ग का मतलब है उस समय मीडियन से आए ब्राह्मण अपना जहर नहीं घोल पाए थे। यह विष घोलने का काम सम्राट संदरकोश यानी चंद्रगुप्त को दहेज में आर्यावर्त मिलने के 122 साल बाद 183 ईसा पूर्व में सम्राट बृहद्रथ के कत्ल किए जाने के बाद भारत में फैला। अगले 200 सालों तक भारत का कोई एक क्षत्र राजा नहीं रहा। मौर्य सम्राट की हत्या करके सत्ता पर काबिज हुए ब्राह्मणों का बोलबाला रहा
उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति का खुलकर प्रयोग किया और भारतीयों को सदा के लिए जाति उपजाति की जहर में लपेट दिया। आगे हम बात करेंगे, क्या बुद्ध के अलावा इंडिका में किसी अन्य देवी देवता का नाम है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? हमने बहुतेरी किताबों में ब्राह्मणों के भारत आगमन तथा उनके ग्रंथों की रचना काल के बारे में अजीबोगरीब दावे पढ़े हैं। कुछ दावे तो इतने सटीक किए जाते हैं कि उन पर विश्वास करने का मन करता है। उदाहरणतः दावा किया जाता है कि भारत का युद्ध यानी महाभारत का युद्ध 3102 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कई विद्वान दिन और महीना भी बताते हैं। कुछ तो सुबह कितने बजे किस मुहूर्त में लड़ाई शुरू हुई, कौन सा ग्रह किस घर में था, ये सब बातें बता देते हैं। जबकि सच्चाई मात्र यह है कि महाभारत की पूरी कहानी ही काल्पनिक है। इसके अधिकतर पात्रों का जन्म ऐसे ढंग से हुआ बताया जाता है जैसा कि मानव जन्म हो ही नहीं सकता। उदाहरणतया महाभारत के मुख्य पात्र कौरव एक मांस के लौथड़े के 100 टुकड़े करके 100 घी के घड़ों में रखे जाने पर घड़ों से उपजे थे। घी के घड़ों से ऐसे उपजे लोगों के बारे में दावा करना कि वह 3102 ईसा पूर्व में युद्ध में मारे गए, अपने आप में बेवकूफ़ी है। आज तक मानव बच्चे माँ की कोख से ही पैदा हुए हैं। घी के घड़ों में भ्रूण कभी पनप नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। जब हमने इंडिका का अध्ययन शुरू किया तो हमारे मन में यह कौतूहल जागा कि रामायण महाभारत अथवा इसके पात्रों के बारे में मेगास्थनीज ने क्या जानकारी दी है। उनकी पूरी इंडिका में इन किताबों और इसके किसी पात्र का कहीं कोई जिक्र ही नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने यह कहीं भी यह नहीं लिखा कि ऐसा कोई किस्सा या कहानी भी सुनाते हैं। उनकी पुस्तक में मात्र एक नाम आया और वो था बुद्ध। उन्होंने बुद्ध को बोटा नाम से लिखा है, पालीपुत्र नगर को पाली बोटा लिखा है। उन्होंने नंगे बदन रहने वाले साधुओं का उल्लेख भी किया जो जैन मुनि थे। चिथड़े और छाल लपेटे हुए बौद्ध भिक्षुओं का भी वर्णन किया। जैन और बौद्ध श्रमण भिक्षुओं के कार्यकलाप भी बताए। हाँ, शहर के साथ लगती खुली जगह में 30-40 साल तक शिक्षा देने का उल्लेख किया। उन्होंने शरीर में आत्मा होने और न होने के सवाल को लेकर कुतर्क करने वाले दार्शनिकों का उल्लेख भी किया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु शिव राम कृष्ण इंद्र आदि का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया। उनकी पुस्तक में इन लोगों के नाम नहीं होने अथवा उस समय लोगों द्वारा ऐसी कहानियां नहीं सुनाने से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस समय तक महाभारत और रामायण का जन्म ही नहीं हुआ था। यह तथ्य हमारे दावे को सही ठहराता है कि कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ मौर्य काल का अंत करने से पहले नहीं लिखा गया। इन सब ग्रंथों की रचना भारत का इतिहास भ्रष्ट करने के उद्देश्य से की गई, जिसमें पुष्यमित्र शुंग के वंशज अभी तक सफल रहे हैं। तो दोस्तों, मेगास्थनीज की इंडिका के ये प्रमाण हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारा वास्तविक इतिहास क्या रहा होगा। अगर हम वर्ण व्यवस्था और देवी देवताओं के ऐतिहासिक विकास को समझें तो कई भ्रांतियां दूर हो सकती हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी? क्या आप इंडिका के इन तथ्यों से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इतिहास में रुचि रखते हैं। ऐसे ही और भी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अवर प्राइड हमारा गौरव सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।